नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लगातार सब्सक्राइब करें, एंगेज करें और आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को ज़िंदा करना है, तो सिर्फ़ छोटी-सी अपील कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और जो बाकी सर्कल हैं, उनमें भी इस चैनल को प्रचारित करें कि लोग उसे देखें और समझें कि हम किस तरीके की पत्रकारिता हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि कन्वेंशनल और लेगेसी मीडिया से अलग है। हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जिसको लेकर गोदी मीडिया बिल्कुल शांत है, उसने मुँह पर अपने टेप लगा लिया है। और आज एक ऐसे ही विषय को लेकर बात करते हैं। माधवीपुरी बुच, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन हैं, उनको अभी हाल में संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ने पेश होने को कहा था, तो वो नहीं आई। और अब कांग्रेस ने लगातार एक वीडियो सीरीज जारी की है, जिसमें लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या माधवीपुरी बुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमका रही हैं? एक वीडियो आया है जिसमें कि पवन खेड़ा और राहुल गांधी ये बात करते हुए नजर आए हैं कि भई अ, वो प्रधानमंत्री को ऐसा कुछ शायद बोलती हुई नजर आ रही हैं कि भई अगर आप नीचे जाएँगे, अगर मैंने कुछ खुलासे किए तो आप भी नीचे जाएँगे, इसलिए हम दोनों बिल्कुल स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो अगर ऐसी बातें हो रही हैं, तो क्या माधवीपुरी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है, क्या वो माफियाओं की तरह बिहेव कर रही है? सबसे पहले तो ये सवाल है। सेबी को चलाने के लिए क्या इस समय कोई प्रोटोकॉल, कोई नियम का पालन नहीं किया जा रहा है? केवल और केवल माधवीपुरी बुच को अपने फ़ायदे से मतलब है। सभी को उन्होंने किस तरीके से नष्ट कर दिया है, उसको लेकर अगर सवाल खड़े करते हैं, तो ना कोर्ट्स उस पर संज्ञान लेती हैं, सरकार का तो आप छोड़ ही दीजिए कि उस पर कोई जवाब मिलेगा। लेकिन ये जो वीडियो सीरीज़ अब कांग्रेस ने शुरू की है, तो क्या ये वीडियो सीरीज़ से माधवीपुरी बुच की अकाउंटेबिलिटी तय हो सकती है? क्या सरकार बाध्य होगी माधवीपुरी बुच पर सवाल लेने से और उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए? आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल सेबी का इस समय नज़र आ रहा है और खासकर माधवीपुरी बुच के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आए हैं, उनकी अदानी कंपनीज़ में जो ऑफशोर उनके जो एंटिटीज़ में उनके स्टेक्स थे, वो सामने आए हैं। उन्होंने ऐसे-ऐसे कंपनीज़ को किराए पर अपने घर दिए हैं, जिनके पनामा पेपर्स में नाम आए हैं। आखिर हो क्या रहा है? माधवीपुरी बुच क्या है? क्या माधवीपुरी बुच अब क्या मोदी जी को धमकी देकर और मोदी जी को कंट्रोल कर रही है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के मशहूर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हिमांशु बयानी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु का एक बहुत लंबा करियर रहा है, सीएनबीसी के साथ जुड़े हुए हैं और अब खुद अपना जर्नलिज्म वो करते हैं और अपने बेबाक व्यूज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप पहली बार आज जनगण मन 24/7 पर आए। जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और पहला सवाल हिमांशु यही है कि माधवीपुरी बुच की जो पूरी बागडोर है, क्या वो मोदी और अदानी के हाथ में है या एक्चुअली मोदी और अदानी की बागडोर अब माधवीपुरी बुच के हाथ में आ गई है? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को जनगण मन और 24/7 मेरा डेब्यूट शो है आपके साथ। आई एम सॉरी मैं ट्रैवल कर रहा था तो हमारी बातचीत भी नहीं हो पाई थी। लेकिन चलिए इसी के साथ श्री गणेश करते हैं आपके जनगण मन और आप शुभेच्छा आपको कि आपका चैनल बहुत ही आगे बढ़े। ये कहना कि किसकी बागडोर किसके हाथ में ये कहना थोड़ा अभी मुझे लगता है अर्ली होगा क्योंकि अगर आपको पता हो तो एक संभावना के ऊपर इस संभावना के ऊपर हमने चर्चा की थी। अग्रवाल साहब ने, आपने और मैंने तब हमने कहा था कि माधवीपुरी बूथ को निकालना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो भी शायद जिस तरीके का मतलब द वे शी इज अनएक्सपेक्टेड जो वो उनका बिहेवियर रहता है, जिस तरीके से जो बातें आ रही कि टॉक्सिक कल्चर पूरा एक वहां पे इंजेस्ट कर दिया था सेबी में, तो शी बिकम्स एन अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बीइंग। तो वो क्या करेगी वो कहना मुश्किल है और वो भी ऐसे पावर गेम्स में रही है। वो आईसीआईसीआई में थे। आईसीआईसीआई वाज अ बैंकर फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत नामी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो बैंकर रह चुके हैं, पैसा देते हैं, तो पैसा निकलवाना भी उनको आता है। तो शी बिकम्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पर्सन एट सर्टेन टाइम्स। बाद में वो सिंगापुर में रही तो फाइनेंशियल हब्स में रही है। उस तरीके के लोग मतलब जो फाइनेंशियल जिसको बोले ना एक क्रूड लैंग्वेज है बिजनेस जर्नलिज्म की हमारी दुनिया में, ये फाइनेंशियल मॉन्स्टर्स होते हैं उनके बीच ये रही। तो फाइनेंशियल मॉन्स्टर्स और ये फाइनेंशियल शार्क्स जो होते हैं इनके बीच आप जब रहो तो आपकी एक माइंडसेट अलग तरीके से रहती है। आप चेस के ऐसे खिलाड़ी बन जाते हो कि आपको पता होता है, आप प्रिडिक्ट करते हो कि अगला मूव सामने वाले का क्या होगा और आप ऐसे हजार मूव सोच करके बैठते हो।
तो तभी हमने कहा था कि इट वोंट बी इजी। शायद अगर माधवीपुरी बूच कल को ये बोल दे कि आई विल स्पिल द बीन्स, तो क्या होगा? अगर वो बाहर निकल के बीन स्पिल कर देती है तो क्या होगा? और ये जो बातें आ रही है, हालांकि वीडियो के ऊपर हम कोई मतलब वी कैन नॉट वेरीफाई द फैक्ट्स अबाउट द वीडियो, वो लोग बात करें, लेकिन कभी अभी तो आज के जमाने में क्या हो गया, वीडियो इंजीनियर हो रहे, डॉक्टर हो रहे हैं। परसों मैं देख रहा था राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जहाँ पे वो एडवाइस दे रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये थोड़ा आजकल ऐसा हो गया है कि कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि वो वीडियो मैन्युफैक्चर्ड ही था, क्योंकि उसकी जो वॉइस रिवर्बिंग वगैरह की गई थी, उससे समझ आ गया कि एआई के जरिए इसको तैयार किया गया है। और नारायण मूर्ति की बात को लेकर मतलब ऐसी बातें चल रही थी। तो ये कहना कि किसकी मतलब किसकी गर्दन किसके हाथ में, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने नहीं आई है, नीलू जी, ये मैसेज है सत्ता में बैठे लोगों को, विपक्ष में बैठे लोगों को, भारत की जनता को, भारत के निवेशकों को, सभी को, कि आपसे जो बन पड़े वो कर लीजिए। मैं इसी तरीके से रहूंगी। मैंने अपना पैसा बनाया है, अब वो सही तरीके से बनाया गलत तरीके से बनाया वो तो कोर्ट्स वगैरह का इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैंने अपना पैसा बना लिया और आई केयर अ डैम। मैं शायद सिंगापुर की या वो नागरिकता लेके मैं वहां चली जाऊंगी, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन इससे जो प्रेसिडेंस बैठता है वो ये है कि आने वाले दिनों में क्या आपके ब्यूरोक्रेट्स, क्या आपके ऐसे ऑफिस बेरर्स, क्या वो ये ट्रैक फॉलो करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभार जब कोर्ट्स में जजमेंट आते तो उस जजमेंट को कोट किया जाता है कि ये जजमेंट के मुताबिक यहाँ पे ये इंसान दोषी है या बेगुनाह है, या इसको कोर्ट बाइज्जत बरी करती है, जो भी होता है। तो एक प्रेसिडेंस सेट हो रहा है कि आप अगर ऐसी कमिटी के सामने नहीं जाएंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब आप एक पूरी की पूरी सामंतशाही की व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, जहां पे नागरिकों के हक नहीं है। नागरिकों को सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभानी है, अपनी जवाबदेही निभानी है। सत्ता में बैठे वो लोग, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, तंत्री हो, या जो भी हो, उसकी कोई जवाबदेही बनती नहीं है। ये आप एक प्रेसिडेंस खड़ा कर रहे हैं। आप बोल नहीं रहे, बट इनडायरेक्टली आप ये एक व्यवस्था पूरी ध्वस्त कर रहे हैं, जहां पे आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। एक तरीके की एक इंस्टीट्यूशन की जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको खत्म कर रहे हैं। तो किसकी गर्दन किसके हाथ में, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो बिहेवियर पैटर्न आ रहा है, क्या माधवीपुरी बूच को कहा गया था कि आप हाजिर नहीं रहेंगी तो क्या हो सकता है, उसके लीगल परकशन क्या हो सकते हैं? क्या माधवीपुरी बूच ने खुद ये डिसीजन लिया था कि मैं हाजिर नहीं रहूंगी, आपसे जो बन पड़े वो कर लीजिए? या क्या उसने कोई लीगल एडवाइस लिया था कि इसमें अगर हाजिर होना ना होना उसकी कोई मायने नहीं रखते? क्योंकि हाजिर ना होने की बात मीडिया में आई, समाचारों में आई, लेकिन माधवीपुरी बूच की तरफ से कोई खुलासा नहीं आया कि वो क्यों हाजिर नहीं। हमेशा जो माधवीपुरी बूच कहती है ना कि मैंने डिस्क्लोजर दे दिया, नहीं, लेकिन अगर मैंने केसी ये कर वेणुगोपाल दिया की आप था। बात सुनिए, हिमांशु, केसी वेणुगोपाल ने जिस दिन हाँ, सुबह-सुबह 9:30 बजे उनका मैसेज आया कि शी साइटेड सम पर्सनल रीजंस और उसकी वजह से वो हम्म, नहीं आई, और वो भी एंड मौके हम्म। पर उन्होंने बताया। जिस दिन पीएससी की मीटिंग शुरू होने वाली थी, उसी दिन 9:30 बजे के करीब वो केसी वेणुगोपाल को इन्फॉर्म करके बताती हैं ये बात। तो फिर क्या कहेंगे, वो पर्सनल रीजंस थे, तो जानबूझकर अवॉइड कर रही थी? जी। तो आप इंजीनियर हो सकता है ना, किसी ने कहा होगा कि आप नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, पर्सनल रीजन दे दीजिए। और आपने डिस्क्लोज पब्लिक को नहीं किया, आपने केसी वेणुगोपाल साहब को डिस्क्लोज किया। केसी वेणुगोपाल साहब ने कह दिया कि इसकी वजह से वो नहीं आई। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर कि आप एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपने एलओडीआर जो था, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन जो होता था, वो भी आपने वो कर दिया है कि 100 कंपनीज को करने की जरूरत, उसमें कुछ सट्टा होता है, उसमें कुछ खेला होता है, उसके जरिए कुछ होता है काम, ऐसे ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कुछ भी, उसके जरिए अगर पैसा भी मनी भी लॉन्डर होता है, तो मतलब कुछ होता है, तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप और मैं, अगर हमको कोर्ट का समन्स आता है या किसी थानेदार का समन्स आता है, कोई थानेदार बिना समन्स के भी हमको बुलाता है, तो हम हाजिर हो जाते हैं बतौर एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो मैसेज क्लियर है मैडम, कि आपको कानून फॉलो करना है बतौर नागरिक, आपकी कोई राइट्स नहीं, आपकी ड्यूटीज है। और ये जो बैठे हैं ना ऊपर, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पावर ब्रोकर्स हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, इनकी कोई जवाबदेही नहीं। वो कहीं पे भी कुछ भी करके अपना बचाव कर लेंगे, नहीं, गलत देखिए सलत कर लेंगे। हिमांशु, जो सबसे ताज्जुब की बात लगती है कि जिस तरह से वो चाह रही हैं, वो अपना जेब भर रही हैं माधवीपुरी बुच, वो जिस तरह से चाह रही हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशन को चला रही हैं,
कोई रूल्स, कोई नियम, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे। वो अदालत को भी नहीं मानती हैं और लैटरल एंट्री के तहत सरकार उनको लेकर आई थी ये सोच के कि भाई वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। आखिर कर क्या दिया है माधवी बुच जैसे लोगों के लिए? अब आगे जो भी सेबी का चीफ बनेगा, नहीं, नहीं, इनका बड़ा कार्यकाल नहीं, नहीं, हो जाएगा। जी। बड़ा बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस तो कर दिया ना उन्होंने। उन्होंने पूरी एक ऑटोनोमस बॉडी की जो व्यवस्था थी, उसकी जो जवाबदेही थी, उसको तो खत्म कर दिया। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए फिर? उसने परफॉर्म करके दिया। देखिए, इट इज लाइक हर रोज हर बार एक बात आती है कि मैकाउले एजुकेशन सिस्टम वो गलत है, लेकिन मैकाउले को जो काम दिया गया था उसने वो किया। उसने वो उस तरीके से पूरा स्टडी करके वो एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे भी यही था। सभी को आपको एक मतलब एक दूध देती हुई गाय बनाना था, वो आपने बना लिया है ना अभी। जहाँ पे चीफ कुछ भी करेगा, उसके बाद वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, हमको तो पता नहीं है। इसकी तो मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जब जवाब नहीं देते हो आप, तो आप किसको जवाब दोगे? तो आप किसको जवाब दोगे? क्या कोई कोर्ट अभी इसका संज्ञान लेगा? क्या कोई इन्वेस्टर बॉडी संज्ञान लेके पीआईआर दाखिल करेगा? तो शायद हो सकता है वहां पे भी उसका वकील बोल दे कि ड्यू टू पर्सनल रीजन शी इज नॉट इन पोजीशन टू अराइव। उसमें आप कोई मतलब कोई गुनाह नहीं है ना, उसकी कोई लीगल प्रोविजंस नहीं है कि पर्सनल रीजंस है। अगर हम और आप ये करते हैं तो हमको घर पे से घसीट के लेके जाएंगे, क्योंकि हम नागरिक। अब ये पूरा का पूरा एक क्लास हो गया इस देश के अंदर, ये मैसेज जा रहा है कि वी आर थर्ड रेटेड थर्ड क्लास सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जिनको टैक्स भरना है, जिनकी जिनकी जवाबदेही पूरे तरीके से, हेलमेट नहीं पहनिए तो घर पे चलाना जाएगा, सिग्नल पे अगर आपका व्हील खाली लाइन पे तो भी चलाना जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया और पुलिस आपको बुला के लेके जाती है, नहीं जाते तो आपको घसीट के सबके सामने लेके दिया जाएगा। आपने थोड़ी बहुत जो इज्जत कमाई है वो खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े लोग बेआबरू हो जाएंगे और उनको कुछ नहीं होगा। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक व्यवस्था है। और बाद में इट इज लाइक यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, मतलब इसकी गर्दन लेकिन किसके हाथ में, बात आप लेकिन कह रहे हैं, हम एक हिमांशु, दूसरे का कंधा घसीटेंगे। जो जो बात आपने कही, यहाँ पर दर्शक ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि आखिर माधवीपुरी बुच की असलियत क्या है, और असलियत जो अभी तक उनकी बेनकाब हुई है कि किस तरीके से उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आया। ऑफशोर एंटिटीज जो थी अदानी के कंपनीज की, उसमें उनके स्टेक्स थे। उसके बाद ऐसी बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने किराए पर अपने घर दिए जिनका पनामा पेपर्स में नाम है। आखिर क्या मोदी सरकार को या अदानी को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है? क्या आज राष्ट्रद्रोह का मामला ये नहीं बनता? मैं बहुत साफ शब्दों में ये पूछ रही हूं कि आज क्या माधवीपुरी बुच देश के साथ आज एक राष्ट्रद्रोह कर रही है और हमारी सरकार चुपचाप उस राष्ट्रद्रोह की विटनेस बन रही है? नहीं, अभी ये कौन सी कैटेगरी का गुना, ये आप और हम तो यहाँ पे डिस्कशन पे तय नहीं कर पाएंगे ना, ये कौन सी कैटेगरी का गुना है। लेकिन जो बातें सामने आई है, इतने एलिगेशंस अगर हिमांशु भयानी के खिलाफ हो या नीलू व्यास के खिलाफ हो, तो क्या कोई एक बार भी पूछने वाला नहीं होगा हमको? तो बात यह है कि इनको पूछा किसने? जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पूछा तो वहां पे भी वो नहीं जा रही है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि आप राष्ट्र के संविधान या सर्वोच्च पद पे जो लोग आते हैं राष्ट्र के संविधान को फॉलो करते हुए, वो जब आपसे जवाब मांग रहे हैं तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, आप क्लियरली मत। तो ये राष्ट्रद्रोह से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी कैटेगरी हम डिसाइड नहीं कर पाए। देखिए, आई टेल यू समथिंग, यू नो द कोर्ट ऑफ कंसाइंस सुपरसीड्स एवरी कोर्ट इन द वर्ल्ड। इन लोगों की आत्मा मर चुकी, इन लोगों की आत्मा जो भी है, ये सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो सेबी के हेड हो या चाहे वो जो भी, उनकी आत्मा मर चुकी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 141 करोड़ हिंदुस्तानी में से 80 करोड़ हिंदुस्तानी अगर मुफ्त का राशन खाते हैं, तो वो करप्शन का पैसा वो जरिए वो लोग लेके जाते हैं, उनका जो हक है आम नागरिकों का वो लोग वो ले जाते हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या राष्ट्रद्रोह से भी बड़ा गुना नहीं है? ये मेरे ख्याल से अगर कोई गरीब किसान मरता है, अगर कोई गरीब मजदूर रास्ते पे मरता है, तो मानव वध का गुना है। जब आप एक इकोनॉमिक क्राइम करते हो, इकोनॉमिक क्राइम करके आप अपने घरों में बड़े बड़े एसी लगवाते हो, बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों में घूमते हो, एसयूवीज में, आप क्लाइमेट चेंज में अपना हिस्सा जताते हो। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज जो किसान है उसके खेतों में पैदावार खत्म हो चुकी है, उनकी दिवाली बिगड़ चुकी है। रास्ते पे रहते लोग 47-50 डिग्री में पसीने से तरबतर, मतलब उनको पीने को अच्छा पानी भी नहीं मिलता है, मर जाते हैं। तो इट इज नॉट ओनली राष्ट्रद्रोह, इट इज अ हीनियस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी
व्हेन एनीबडी डज अ इकोनॉमिक ऑफेंस। मर्डर करना शायद मैं ऐसा मानूंगा कि इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किसी को गुस्सा आ गया, किसी ने किसका मर्डर कर दिया, वो भी गुनाह ही है। लेकिन ये उससे खतरनाक गुनाह है, क्योंकि आप हर रोज किसी ना किसी को मार रहे हो अपनी करप्शन की मॉडल से। नहीं, तो लेकिन ये तो हिमांशु, राष्ट्रद्रोह से भी ज्यादा खतरनाक गुनाह है। नहीं, ये मोदी, शाह और अदानी, मैं इन तीनों की बात कर रही हूँ। इन लोगों ने अपने आँख पर पट्टी बाँध ली है या इनसे जबरन पट्टी बंधवाई जा रही है, क्योंकि अब ये बेबस हो चुके हैं, माधवीपुरी नहीं, बुच द्वारा। इसके बारे में हम कैसे बात कर पाएंगे? मेरा मेरा फोकस हमेशा यही रहता है कि आज अगर यहाँ पे गुजरात की अगर बात करूं, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को जेल में डाला गया। ब्यूरोक्रेट्स ने गलत किया तो उनको जेल में डाला गया। यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सीधा सा सवाल ये, अगर यहाँ पे गुजरात में ब्यूरोक्रेट्स ने गलत किया, उनको जेल में डाला गया था, यहाँ पे इतने एलिगेशन सामने आ रहे हैं, तो आप क्या पर्पसफुली उस एलिगेशंस को मतलब ओवर रूल कर रहे हो कि ठीक है, तो राजनीति है, विपक्ष करेगा? ऐसा नहीं होता है ना। कहने का मतलब ये है। तो क्या आपने ऐसी व्यवस्था बना दी है जहां पे उस व्यवस्था में अगर कोई गलत करता है तो उसको आप पनिश करेंगे, उसको आप मतलब जेल में डालेंगे, लेकिन उस व्यवस्था में गलत कोई कर रहा है और वो आपके साथ खड़ा है या आपके खिलाफ है या जो भी है, मैं एक चीज मानता हूं, अगर माधवीपुरी बूच अगर वो टेक्निक्स यूज करती, जहां पे वो नेक प्रेसिंग टेक्निक्स यूज करती पावर में बैठे लोगों की, तो माधवीपुरी बूच भी शायद अब तक जेल में हो। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मतलब मुझे लगता है नेक प्रेसिंग टैक्टिक्स नहीं हुए, एमिकेबली सब हो रहा है, क्योंकि मार्च में उसकी टेन्योर खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है ये उस तरीके से चलेगा कि ऑप्टिक्स ऐसे बिल्ड हो गए, चर्चा का मुद्दा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उसके ऊपर आपको स्मोक स्क्रीन डालनी है। ब्रिक्स में जो हुआ है, या आई मीन ये जो भी हो रहा है जिस तरीके से सब जगह पे, पन्नू वाला मामला है या निर्जर वाला मामला है, तो उसके चलते अगर ये चीजें चलती रहेगी मीडिया में, इसकी चर्चाएं होती रहेगी, तो वो शायद उतना डैमेजिंग नहीं, जितना मतलब ये इतना डैमेजिंग नहीं है जितना पन्नू और निर्जल वाला मामला या ब्रिक्स वाला मामले पे जो बातें आ रही है, वो जितना डैमेजिंग है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये चलता रहेगा और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मार्च में वो चली जाएगी अपने तरीके से, और मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आपसे जो हो सके कर लो, हमने कर लिया, हमने राज कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। शायद 5 साल के बाद आप नहीं, माधवीपुरी बूथ को कहीं से मतलब इलेक्शन, नहीं, लेकिन मतलब ऐसा भी हो सकता है, नहीं नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो एक कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद माधवीपुरी बूथ को कहीं से इलेक्शन भी लड़ा दे ये लोग, मुंबई के किसी पॉश एरिया से। इसमें कोई मुझे शक नहीं है, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। धवल बूथ को टिकट दे दे या माधवीपुरी बूथ को नहीं, टिकट दे लेकिन दे। सर मुझे ये बताइए कि ठीक है, माधवीपुरी बुच ने जो भी कुकर्म किए, जो भी कर्मकांड किया सेबी में अपने फायदे के लिए, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी का पूरा सिस्टम हमारे देश का ध्वस्त हो गया है? मैं सरकार की हो बात चुका कर है, रही हूँ, मैं अदालत की बात हो कर रही चुका हूँ, है, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रही हूँ। वो हो चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल पढ़ लीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल है, सिंगापुर में जो मीटिंग हुई एनएसए की, जहाँ पे एनएसए ने जो बोला है उस मीटिंग में, उनको वर्ड टू वर्ड कोट किया गया, कुछ कुछ वाक्यों को, और बाद में एनएसए ने कहा है कि भाई ये मीटिंग अभी हुई नहीं थी, तो वो भी कोट किया गया। तो ये पूरी अकाउंटेबिलिटी की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सही है गलत है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी की व्यवस्था, मतलब पहले क्या था कि अकाउंटेबिलिटी कैसे थी कि आप कुछ चीज को लेके जाएंगे तो आपको सुना जाएगा। अब यहाँ पे बात ये है कि मैसेज दिया जा रहा है कि आप जाइए नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये धीरे धीरे परकोलेट होगा सिस्टम में, और ऐसे लेवल पे आएगा कि कल को कुछ भी होता है आपके साथ रास्ते में, तो आप अपने आप को मतलब उस तरीके से सोच लेंगे कि ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं, तो मैं कहाँ जाके अपनी मतलब कंप्लेन करूंगी, यानी या कि अब कितना ये मैं एकदम लड़ूंगी। क्लियर हो गया है, ये एकदम क्लियर हो गया है मुझे लगता है, और आप इस पे यू कैन थ्रो सम लाइट कि माधवीपुरी बुच को उनके टेन्योर के खत्म होने के पहले ना कोई निकालेगा, ना किसी के निकालने की हिम्मत है, कुछ नहीं और वो होगा, अपना टेन्योर खत्म करके शी इज गोइंग टू सेटल अब्रॉड। बिल्कुल। अब्रॉड सेटल होगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पीएसी में जिस तरीके से हाजिर नहीं हुई है, आई रिमेम्बर आपका मैसेज आया था कि हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैसेज उसके वजह से कहीं मिस हो गया था। लेकिन मुझे अंदर कहीं था कि शायद ये पीएससी के सामने नहीं जाएगी, अंदर से मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैंने पत्रकारिता की है, बिजनेस की, क्योंकि देखिए अगर आपको पता हो 2G 3G स्कैम में अनिल अंबानी को भी सीबीआई ने मतलब इंक्वायरी के लिए लाए थे, और अनिल अंबानी ने कह दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं।
क्या हुआ था, मुझे कुछ क्या बातें हुई थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तो इनके पास ऐसे लूपहोल्स होते हैं जहां पे ये लोग मतलब आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। और इसमें तो यही बात हुई कि मुझे कुछ याद है कि बजाय मैं हाजिर ही ना हो, बात खत्म, मेरा पर्सनल रीजन है। नाउ देयर इज सर्टेन सैनिटी, यू कैन नॉट आस्क अ वुमन व्हाट आर योर पर्सनल रीजन beyond a certain point. So she's probably taking advantage of that gender based, I think, advantage. And उसने मतलब कर दिया कि I have personal reasons, I can't come. तो अब लेकिन उससे ज्यादा अब क्या मांगेंगे? आप तो बहुत लंबे समय से बिजनेस की पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या आपने इतना भ्रष्ट और इतना कॉम्प्रोमाइज सेबी चीफ आपके करियर में आपने कभी देखा है या सुना है उसके बारे में? नहीं, देखिए, सेबी में करप्शन की बातें आती थी। ऐसी बात नहीं है कि सेबी मतलब इज नॉट अ होली कॉव, ऐसी बात बहुत क्लियर है। सेबी में करप्शन की बातें आती थी, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। यहाँ पे जो बातें आई है वो पुख्ता सबूतों के साथ आई। और जब पुख्ता सबूतों के साथ आई तो आपको सिस्टम को क्लेंस करना चाहिए। बजाय कि आप सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उसको आप बचाएंगे, तो मतलब आप मैसेज दे रहे हैं। मतलब मुझे लगता है अगले सेबी चीफ के लिए तो बिडिंग आएगा कि हम 150 करोड़ देने के लिए तैयार, हमको सेबी का चीफ। मुझे लगता है ये होगा, ये होने की संभावना है। या फिर ये बोलेंगे कि हम रोज का आपको 100 करोड़ का कलेक्शन देंगे, आप हमको सेबी का चीफ बनाइए। जैसे होता है ना, पुलिस में सब जगह पे होता है कि उसका अपॉइंटमेंट होने से पहले पैसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स पे, कि आप इतना दे दीजिए, बाद में हम तो ये कर लेंगे करप्शन से मैनेज। तो ये शायद होगा। आपने इस पोस्ट को इतना मतलब ग्लोरीफाई कर दिया है, इतने मैग्नीट्यूड पे आप लेके गए हो। तो जब ये सब होता है ना, तो मैंने हमेशा कहा, सत्ता में बैठे लोग हमेशा एक क्राइसिस को ट्रिगर करते हैं, उस क्राइसिस को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। और उस क्राइसिस में से सोशियो पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे लेना है वो भी ये लोग जानते हैं। तो नहीं, अब तक लेकिन तो मुझे मुझे ये लग समझ में आ नहीं रहा नहीं है, अब तक तो अब तक बट नहीं इस नहीं अब तक तो क्राइसिस से मुझे नहीं नहीं अब तक तो मुझे लग रहा है कि मीटिंग मीटिंग मतलब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स ने मैसेज देना शुरू कर दिया होगा कि बॉस ये आप तक किसको लाए थे, हम आएंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको ये बहुत बहुत सही तरीके से सिस्टम चलने वाला। तो आर यू सेइंग कि मोदी और शाह साहब के पास ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स की लाइन लग चुकी होगी, बहुत सारे पैसे लेकर वो ऑलरेडी बैग्स में भर के और वो खड़े होंगे कि भाई हम तो आपको इतना पे करने के लिए तैयार है, माधवीपुरी बुच का जो टेन्योर है वो कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, आप हमको कंसिडर करिए, हम आपके लिए और भी ज्यादा पॉलिटिकली वायबल प्रूव अभी करेंगे। अभी आप बैग्स भूल जाइए, अभी तो टेम्पो वाले आ गए। तो कोई टेम्पो वाला भेजा होगा कि इसको आप रख लीजिए, ये कर देगा आपको, टेम्पो हम भेज देते हैं। तो बैग्स भूल जाइए। लेकिन आई एम श्योर इसके बाद पीएससी में ना हाजिर होने के बाद ब्यूरोक्रेट्स की नजर इस पोजीशन पे पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। ये बहुत ही लुक्रेटिव पोजीशन बना दी गई है अभी, और इसमें बिडिंग बहुत बड़ी होगी। ये आप लिख लीजिए, जो भी आएगा इसमें आपको मतलब अभी सेबी, मुझे लगता है सेबी की मीट के लिए आपको एक अलग से एक रिपोर्टर रखना पड़ेगा हर एक बिजनेस पब्लिकेशन को या हर एक बिजनेस चैनल को, कि सेबी में क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारा अभी मैं मान रहा हूं कि इट बिकम्स अ गोल्डन मनी बैग नाउ। अगर आपको कल को महाराष्ट्र के इलेक्शंस हार जाते हो, तो वहां का जो जीएसटी का कलेक्शन है वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां पे आप ऐसे लोग बिठाओगे तो वहां से आएगा। लेकिन ये होना तय है, क्योंकि सेबी के पास एक रोबस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है स्टॉक मार्केट को लेके। स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ही हो रहा है, शेयर्स को लेके, इंडाइसिस को लेके। तो सेबी के पास तो रोज का बहुत मटेरियल और मामला हो किसी ना किसी को फिक्स करने। और कम से कम 10 केसेस भी आप देख लीजिए जहां पे मान लीजिए उसका पोटेंशियल 25-20 करोड़ का है, तो भी 250 करोड़ का मामला हुआ रोज का। 25 करोड़ मैं नॉर्मल पे बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी निफ्टी 100 या निफ्टी 50, तो उसका तो खेला जाएगा 100-200 हजार करोड़ में सेटलमेंट वाला मामला। लेकिन यहाँ पे मैं 25 करोड़ रैंडमली बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 10 कंपनी भी आपने ट्रैक कर दी और 25 करोड़ का रोज का मतलब एक एवरेज बॉटम लेके चले, तो भी 250 करोड़ का तो आप सेटलमेंट इजीली करेंगे। मतलब 100-125 करोड़ का तो सेटलमेंट इजीली करेंगे। तो ये टारगेट से चलेंगे जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और कल्चर तो आपने इंजेस्ट कर दिया है गाली गलौज का, तो आपने लोगों को तो मजदूर बना दिया है। लोगों को तो मतलब सोचने की सूचना के बाद सोचना मना है वाली आपने सिस्टम वहां पे भी डाल दी जो संघ की है। तो ये होगा, ऑटोनॉमस बॉडीज गोइंग टू बी द होम ऑफ करप्शन। ये मैं देख रहा हूं पीएसी में माधवीपुरी बूझ के ना जाने के बाद। और इसमें इट्स मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर है, वी नो सिटीजंस हैव इट्स टू वेरी अबाइड द लॉ। ऊपर वाले को किसी को लॉ की पड़ी नहीं।
Himanshu, this is very disheartening to see the way the institutions are crumbling. आपके सामने एक इंस्टीट्यूशन पूरा क्रम्बल हो गया है, भ्रष्टाचार का वो अड्डा बन गया है, सरकारें बेबस उसको देख रही हैं या चीजों को होने दे रही हैं जानबूझकर। आज नागरिकों के लिए कितना बड़ा सबक है। आज एक नागरिक क्या करेगा, एक इन्वेस्टर क्या करेगा जो एक भरोसे के साथ स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है, और अगर सेबी की चीफ इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके साथ सरकार मिली हुई है, जिसके साथ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस मिले हुए हैं, तो फिर एक इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर दे या फिर भूल जाए कि सेबी जैसी कोई चीज भी है और अपने मार्केट से पैसे विड्रॉ कर ले। क्या फायदा मार्केट में पैसे लगाने का? आप आपको आपको समझना पड़ेगा कि 17 साल में इस देश में, जब से आजाद हुआ है ये देश, उसके साथ पैरेलली जितने भी देश आजाद हुए हैं, उसमें भारत ने जो प्रगति की है वो भारत के लोगों की मेहनत की प्रगति। भारत के लोग सुबह निकल जाते हैं 6 बजे, अपना काम कर लेते हैं, अपना चाय मसाला खाना पीना जो भी है वो कर लेते हैं, रिक्शा वाला रिक्शा, रेडी वाला रेडी चला लेता, अपने बच्चों को पढ़ा लेता था, बच्चे पढ़ाई लेके अच्छी जगह पे जाते थे, कोई विदेश चला जाता था। तो एक कॉन्फिडेंस आता था पब्लिक के अंदर कि भले आज हम आप गरीब पैदा हुए लेकिन देश में प्रगति की संभावना है। लेकिन अब ये जो माहौल बन रहा है उसमें ये है कि आप मिडिल क्लास हो तो भी आपको गरीबी की तरफ जाना है। नेस्ले, जो कि एक बड़ी कंपनी है कंज्यूमर प्रोडक्ट की, नेस्ले, उसने 4 क्वार्टर 3-4 क्वार्टर से नेस्ले लगातार बोल रहा है कि भारत का मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। जो कंपनी कॉफी बेचती है, मैगी बेचती है, जो बेसिक कंजम्पशन है वो बोल रही है, जो मतलब एक दूध मिल्क पाउडर बेचती है वो बोल रही है कि भारत का मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। तो आप इस दिशा में लेके जा रहे हैं कि आपके पास आपकी जेब में पैसा नहीं होना चाहिए, पैसे का कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और ये देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि 35 साल मैंने अपना जीवन जेब में बिना किसी पैसे के चलाया। तो आप भी चलाइए भाई साहब, आपको क्या पैसे की क्या जरूरत है? तो ये एक पूरा का पूरा जो आपका कॉन्फिडेंस था इस व्यवस्था में, इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, जहां पे आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरीके से अपना काम करेंगे, आपको लॉ का डर होगा, आप अपने बच्चों को शिक्षण देंगे, अच्छा खासा स्कूल का शिक्षण देंगे, सस्ता, मतलब जो अफोर्डेबल था वो, और एक सोसाइटी एंड क्लास बिल्टअप होगा, वो आप खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे वही लोग बिल्टअप होंगे जो एक विचारधारा के साथ जुड़े होंगे, जो आज्ञाकारी समाज, बाकी के लोग आज्ञाकारी समाज का हिस्सा बनेंगे। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। डिसहार्टनिंग है नहीं है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप बाहर भी मत निकलिए, बाहर निकलेंगे तो आपका चालान कटेगा, आपको हेलमेट का फाइन आएगा। तो आप कुछ कंज्यूम मत कीजिए, घर में रहिए, खाना पीना खाइए, भगवान का भजन गाइए, जो भी आपको मतलब वो जो गोदी मीडिया दे रहा है, गोबर या जो भी, वो आप कंज्यूम कीजिए, वाह वाही देखिए, बात खत्म। पर कैपिटा इनकम की बात करने की बात भूल जाइए। तो यू वांट टू पुट द पीपल इन दैट लेवल जहां पे आपके पास आपकी जेब में पैसे का कॉन्फिडेंस ही नहीं होना चाहिए। पैसे का कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास थोड़ा समय फ्री रहेगा, तो आप हमारे जैसे आप जो चर्चा कर रहे हैं वो शो देखेंगे, कोई कोई जाएगा, कोई नेता का भाषण सुनेगा। ये करना ही नहीं, आपके पास वक्त नहीं रहना चाहिए। आप पैसा कमाइए, पैसा हम डिसाइड करेंगे कितना कमाएंगे, उसमें से टैक्स से ज्यादा हम लोग ले जाएंगे, चाहे वो आपका टोल टैक्स हो मिडिल क्लास के लिए, या आपका 5 रुपए का बिस्किट के पैकेट ऊपर जीएसटी हो। लेकिन आपको पॉलिटिकली एक्टिवेट होना नहीं है, आपको पॉलिटिकली कुछ करना नहीं। हम बैठे यहाँ पे हैंडल करने को, हम ऐसे ही व्यवस्था हैंडल करेंगे। माधवीपुरी बूथ जैसी हमारे पास 100 से ज्यादा या 1000 अफसर्स है जो यहाँ पे आके हमारे मुताबिक काम करने के लिए तैयार है। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। बाकी के उद्योगपति है जो संभाल लेंगे, जो वीडियो में दिखाया कि वहां की गन्स अलग अलग नाम से ये करके करेंगे। ये चल रहा है, यही कलयुग है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी अब ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस निकाल रही है माधवीपुरी बुच पर, अदानी पर, और बुच बचाओ सिंडिकेट, अदानी बचाओ सिंडिकेट के नाम से कई वीडियोस है, राहुल गांधी और पवन खेड़ा उसमें दिख रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू जॉइन द डॉट्स, कम आउट विद अ स्टोरी, और बड़े अच्छे तरीके से उस वीडियो को बनाया गया है। और आई एम श्योर कांग्रेस की जो कम्युनिकेशंस टीम है वो उसमें मेहनत कर रही है काफी। लेकिन इसका अल्टीमेट असर आपको क्या लगता है? अभी तो विंटर सेशन आएगा, अब विंटर सेशन की तैयारी किस तरह से होगी? विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि ये जो माधवीपुरी बुच का जो मुद्दा है ये फिर से गर्म होगा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद? क्योंकि 23 को तो खत्म हो जाएंगे महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव। माधीपुरी बूथ का वैसे भी मार्च में टेन्योर खत्म हो रहा है, तो भले आप मुद्दा गर्म रखिए, लेकिन जब आप मुद्दा माधीपुरी बूथ वाला मुद्दा जब आप गर्म करते तो आप एक बात समझ लीजिए, जो मुद्दे चल रहे थे इनके खिलाफ,
पिछले दिनों में, वो मुद्दे ठंडे हो जाते। तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं है, माधवीपुरी बूच इज जस्ट अ फॉडर फॉर द मीडिया कि चलाते रहिए, वीडियोस आते हैं बराबर है, लेकिन देखते कितने लोग हैं, देखने के बाद उस दिशा में सोचते कितने लोग हैं, और उस दिशा में शायद कोई कैसे। 2017 जब आपके 4 जजेस पब्लिक में आके बोलते कि ये व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए हम पब्लिक में आ रहे हैं, इससे ज्यादा इंडिकेशन आपको क्या चाहिए। हम बात कर रहे हैं 2024 में, ये मामला हुआ था 7 साल पहले। प्रगति मैदान में 4 जज आके प्रेस को एड्रेस करते हैं और बोलते हैं कि ये व्यवस्था जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो ध्वस्त हो चुकी है, इसीलिए हम आपके पास आए। और अभी जो सीजेआई के जो स्टेटमेंट्स आए, जिस तरीके से बातें हुई, उसमें क्या आपको लग नहीं रहा है कि व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है? अब इसमें इसमें और ध्वस्त होना कितना बाकी है? और समझने की बात है, जो लोग बोल रहे थे कि 240 सीट्स आई, 234 स्ट्रांगली वहां पे बैठे, उस 234 के अपोजिशन के सामने ये 240 वाली व्यवस्था, जो लोग बैठे पावर में, वो व्यवस्थाएं एक के बाद एक ध्वस्त किए जा रहे हैं। एक मंत्री नहीं है उस 240 में जिसका आत्मा हो, जिसका मतलब एक उसका आत्मा ये बोले कि ये गलत हो रहा है। तो आप सोचिए ह्यूमन सोसाइटी कितनी करप्ट हो चुकी है। मतलब कितनी पगार होगी किसी एमएलए या एमपी की, पगार कितनी होगी? उस पगार के लिए, उस पावर के लिए, वो गाड़ी के लिए, लाल लाइट वाली गाड़ी के लिए, या जो 3-4 बॉडीगार्ड है उसके लिए, कितना बिको, कितना अपना आत्मा कितना बेचोगे? एक बंदा, एक बंदा 234 ऑपोजिशन में मैं समझ सकता हूं, यहाँ पे जो लोग बैठे 240 में, उसमें से एक बंदा खड़ा होकर नहीं बोल रहा है कि ये गलत है। जो एक जमाने में, अगर आपको पता हो, तो पिछली जो पार्लियामेंट थी, जहां पे जवाहरलाल नेहरू को भी मतलब कहा गया था कि आप गलत हो, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया, एक बंदा खड़ा नहीं हो। तो आप सोच लीजिए ह्यूमन सोसाइटी करप्ट हो चुकी है। और जब ह्यूमन सोसाइटी ही करप्ट हो चुकी है, तो इसमें यही होने की संभावना। इसमें आप कोई मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच, मतलब आप ज्यादा बहुत परिवर्तन इसमें मत देखिए। हर हर कोई अपना अपना चावल पका रहा है, हर कोई अपना देख रहा है, और पावर में आपने एक बैठा है बड़ा तो अच्छा अपना ही फ्रेज देखेगा। यूज किया। आपने कहा हिमांशु कि हर कोई अपना चावल पका रहा है। हर कोई बहुत अपना अच्छा चावल पका फ्रेज है। रहा है। लेकिन नहीं नहीं, अब मैं जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रही हूँ ब्यूरोक्रेट, कि आप सोचिए नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेट, नहीं नहीं, आप सोचिए ब्यूरोक्रेट्स की जो व्यवस्था है हमारे देश में, आपको एक एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, एक स्कूल ऑफ मेरिट आप बोलते हैं उनको। अगर आपके क्लास में कोई बच्चे ब्यूरोक्रेट बने हैं, अगर आपके क्लास में कोई बच्चा मतलब कॉर्पोरेट लीडरशिप में, तो आप बोलते हैं कि ये तो ब्राइट बंदा था, टॉप 5 में आता था, जो वहां ही जाना था। वहां जाके वो कर क्या रहा है? करप्शन कर रहा है, अपनी आत्मा बेच रहा है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं ये लोग? और जब ये इकोनॉमिक करप्शन करते, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमिक करप्शन इज, इसको राष्ट्रद्रोह नहीं, इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ही डिफाइन करना चाहिए। रास्ते पे नहीं, लेकिन बड़ा जो गरीब जिस जिसको तरीके पीने का के पानी नहीं मिलता है, जिसकी नहीं वजह से ये बड़े बड़े लोगों हिमांशु, की गाड़ियों की वजह से जो हीट चल रही है, बड़े बड़े इनके घरों के, इनके एसी, इनका जो एनर्जी कंजम्पशन की, उसकी वजह से बाहर का तापमान बढ़ रहा है। बाहर का बंदा पीने लायक पानी नहीं ले सकता है, धूप में बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन मर जाता है। These are economic terrorists and they should नहीं be punished. These are नहीं, तो economic आप ये terrorists. कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि माधवीपुरी बुच जैसे लोग दे आर इकोनॉमिक टेररिस्ट, मोदी इज एन इकोनॉमिक टेररिस्ट, शाह इज एन इकोनॉमिक टेररिस्ट, अदानी इज एन इकोनॉमिक टेररिस्ट। आपका आपका आवाज बहुत कट के आया, तो आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन परफेक्टली, कैन नहीं, यू अगेन? आपने नहीं नहीं, नहीं, मैं कह आपकी रही हूँ आवाज कि कट रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आपके मुताबिक क्या माधवीपुरी बुच, मोदी, अदानी ये सब इकोनॉमिक टेररिस्ट की कैटेगरी में आते हैं? आई डोंट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट देम, बट ये जो कोई भी कर रहा है, अगर पैसा, कैश पैसा घुमा रहा है, कैश पैसा कलेक्ट कर रहा है, वो सब, क्योंकि आप जब कैश पैसा लेके घूमते हो ना, तो आप कंट्री की जो इन्फ्लेशन है उसको बढ़ा रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट को उतना ज्यादा कैश प्रिंट करना पड़ता है। जब गवर्नमेंट को ज्यादा कैश प्रिंट करना पड़ता है, इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन की वजह से भाव बढ़ता है, भाव बढ़ता है, आपकी नोट की वैल्यू कम होती है। आज के जमाने में क्या हो गया, 10 रुपए का वैल्यू 100 रुपए जैसा, एक जमाने में जो 10 रुपए का वैल्यू था वो 100 रुपए का हो गया। क्यों हुआ ये?
क्योंकि आपने नोट्स की वैल्यू, मतलब आपने इन्फ्लेशन इतना, करप्शन इतना बढ़ा दिया कि इन्फ्लेशन, एक जमाने में जो जिम्बाब्वे में था ना, इतना पैसा लेके जाते थे थैला भर के, एक ब्रेड का लोफ आता था, ये हालात यहाँ पे आप करने जा रहे हो। तो ये जो भी कर रहा है, सत्ता में बैठे कोई कर रहा है, सत्ता के बाहर बैठा कोई कर रहा है, कोई रियल एस्टेट ब्रोकर कर रहा है, कोई पावर ब्रोकर कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट कर रहा है, कोई आई मीन ब्यूरोक्रेट कर रहा है, हर कोई जो भी कर रहा है, प्रकाश पैसा घुमा रहा है, वो इकोनॉमिक टेररिस्ट है। एज सिंपल एज दैट। कैश मतलब अपनी सैलरी से वो एटीएम से पैसा उठा के घूम रहा है, वो इकोनॉमिक टेररिस्ट नहीं है। सैलरी के ऊपर की जो कैश घुमा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहा है, फॉर्च्यूनर्स, एसयूवीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां घुमा रहा है, बड़े बड़े स्वैंकी बिल्डिंग्स है, एनर्जी का इतना बड़ा कंजम्पशन कर रहा है, वो कार्बन क्रेडिट, वो कार्बन उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक्चुअली वो क्लाइमेट चेंज का भी गुनहगार माना जाना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल वही माधुरी, एवरीबडी हु इज लोथिंग ऑन द पावर ऑफ मनी विच इज नॉट अर्नड राइटली, जो पैसा सही तरीके से नहीं कमाया है, गलत तरीके से कमाया, और वो उस चीज को अगर वो ग्लोरीफाई कर रहा है, वो इकोनॉमिक टेररिस्ट है। नहीं, लेकिन सवाल वही आ जाता है, और आखिरी सवाल आपसे, आखिरी के एक दो सवाल करूंगी। माधवीपुरी बुच और अदानी और मोदी और शाह का जो पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत साफ और एविडेंट है कि ये चीजें हो रही हैं, बड़े आराम से हो रही हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम ने उनको अलाउ किया है इस तरीके की चीजें करने के लिए। और जो आपने शुरू में बात कही कि भाई यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, बिल्कुल उसी पद्धति पर पूरा सेबी चल रहा है, उसी पद्धति पर पूरी सरकार चल रही है। तो अंत क्या होगा, माधवीपुरी बुच का अंत क्या होने वाला है, और क्या मोदी जी वाकई में बेनकाब हो पाएंगे? क्या मोदी सरकार को इस चीज की कभी सजा मिल पाएगी, जो ये सारा गड़बड़ झाला दिख रहा है? बुच का अंत मुझे ये लग रहा है कि बुच शायद अपनी जो जिंदगी की स्टोरी शायद पिछले दिनों में किसी को ऑथराइज कर देगी लिखने के लिए, किसी ऑथर को, और वो ऑथर उसके ऊपर से कोई वेब सीरीज बनाएगा। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता, मतलब जाते जाते भी बुच उसमें से पैसा बना लेगी, जो भी किया होगा तब शायद बाहर आएगा। अब तक तो मुझे नहीं लगता है तब तक कुछ बाहर आएगा। बट बुच आपने इज एक इंपॉर्टेंट डेफिनेटली बात वेब कही, सीरीज। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने Which is बोला कि वो definitely, जाते no, no, जाते भी, listen to me. Which is definitely a web series material, which is definitely a book writing material. तो जाते जाते वो शायद, मतलब उसका आत्मा अगर जाग जाए कि गलत किया है, किसी को वो बोलेगी। जैसे ये अभी हमने देखा ना इसमें आईएनएक्स वाले केस में, जो वो लेडी, आई डोंट रिकॉल हर नेम, वो लेडी ने जिस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आई है, तो हो सकता है ऐसा कुछ उसका आत्मा जाग जाए, तब वो बातें आए सामने शायद, जब ये कोई ना हो, सत्ता में जो बैठे लोग हो वो भी मतलब भगवान के पास चले गए हो, उसके बाद शायद बुच जी को लगे कि ये गलत किया था मैंने, उसकी अंतरात्मा जागेगी तो किसी ऑथर को बुलाएगी, बुक लिखवाएगी, एंड उस बुक के भी वो राइट्स देगी किसी वेब सीरीज बनाने के लिए, उसमें से वो पैसा कमाएगी। तो इसमें मतलब भूल जाइए ये सब, तब जाके दुनिया को पता चलेगा कि बुच ने क्या किया था, तब शायद जनरेशन भी बदल चुकी होगी, ये भी पॉसिबल है। यानी कि आपकी किसी भी वॉइस तरीके आपकी की, हाँ मैं कह रही हूँ कि यानी कि किसी भी तरीके की पारदर्शिता, किसी भी तरीके की नैतिकता, किसी भी तरीके से जो सही या गलत इसको ठहराने की मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी कोशिश दिखेगी माधवीपुरी बुच की तरफ से, या फिर मोदी जी की तरफ से, या अदानी की तरफ से। तो ये जो पूरा सागा है जिसको पवन खेड़ा और राहुल गांधी बोल रहे हैं सेबी सागा, और अदानी बचाओ सिंडिकेट और बुच बचाओ सिंडिकेट, अल्टीमेटली इसका एंड क्या होने वाला है आपके हिसाब से? नहीं, यही यही मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें से किसी की अगर आत्मा जागेगी तो वो बुक लिखवाएगा, उसके ऊपर से वो बुक के राइट्स खरीदेगा, वो बुक के राइट्स किसी वेब सीरीज वाले को देगा, नेटफ्लिक्स को, अमेजोन को। और आप और मैं, तब जो सीरीज आएगी, अब आप और हम बूढ़े हो चुके होंगे तो शायद इस पे चर्चा करेंगे, अगर जिंदा होंगे तो। जी, चलिए आपका ये बहुत संभाल बहुत के शुक्रिया। रखिएगा, जी, ये वीडियो और ये पोर्शन संभाल के रखिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि माधवीपुरी बुच के ऊपर वेब सीरीज आएगी। ओके, चलिए प्रोफेटिक वर्ड्स, और हम देखेंगे चर्चा कि भी क्या करेंगे, कुछ होता है। अगर हम जिंदा रहे तो, अगर हम जिंदा रहे और हम आजाद रहे तो हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए। और मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज इस
चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लोग इस बातचीत को सुने और समझें कि सेबी का काला सच क्या है और क्या कर दिया है माधवीपुरी बुच ने सेबी ऐसे एक इंस्टीट्यूशन को, और सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरे तंत्र ने उनका साथ दिया, सरकार ने उनका साथ दिया, कॉर्पोरेट्स ने अपना फायदा उठाया और सेबी जैसा एक इंस्टीट्यूशन आज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। और जैसा अभी हिमांशु ने कहा कि अब तो आने वाले जो सेबी होंगे वो ये देखेंगे कि किस तरीके से अब पैसे की उगाही ज्यादा से ज्यादा हो इस इंस्टीट्यूशन से, और सरकार को वो अप्रोच करेंगे कि वो कैसे और इसको मनी मिंटिंग मशीन बनाए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या सेबी की हालत कर रख दी है माधवीपुरी बुच ने अपने ही भ्रष्टाचार के मॉडल से। थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7।